बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से हो के। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9 की जो फिजिक्स की बुक है, जो कि न्यू बुक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से शाया की गई है, उसका चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक 1.1 फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को, और टॉपिक 1.2 बेस एंड ड्रॉय फिजिकल क्वांटिटीज को। टॉपिक 1.1 और 1.2 को हम मुकम्मल इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम देखेंगे टॉपिक 1.1 फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, और टॉपिक 1.2 बेस एंड ड्रॉय फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन बनकर आ सकती हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिफाइन फिजिक्स क्या है, फिर हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी विद एग्जांपल, फिर हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्रॉय फिजिकल क्वांटिटी, साथ में डिफाइन मेजरमेंट्स, डिफाइन यूनिट, डिफाइन व्हाई यूनिट आर यूज। इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफाइन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये टॉपिक 1.1 और 1.2 के अंदर आती हैं। यहाँ पे मेरे पास चैप्टर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अगर हम टॉपिक 1.1 को देखते हैं जो कि मेरे पास मौजूद है, उससे पहले हमारे पास यहाँ से बुक स्टार्ट हो जाती है। हम वीडियो को कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हम इस तमाम पैराग्राफ को रीड करेंगे, और इस पैराग्राफ के अंदर जो जो डेफिनेशन बनती है हम साथ साथ वो भी हाईलाइट करते जाएंगे, और वो डेफिनेशन पेपर में किस तरह बन के आ सकती है वो भी हम साथ आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड। हम एक फिजिकल दुनिया के अंदर रहते हैं। वेयर वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल फिनोमेना एंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जहाँ पे हम मुख्तलिफ नेचुरल फिनोमेना को अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे कि सूरज हो गया, सितारे हो गए, सूरज, सितारे, मून, प्लांट्स, विंडोज, रेन, ये तमाम चीज़ें फिजिकली हमें नजर आती है। पीपल हैव ऑलवेज बीन कॉन्शियस टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग। लोग जितने भी है वो इन जो चीज़ों की रियलिटी को इनको जानना चाहते थे। दिस हैज लीड सर्टेन पीपल टू इन्वेस्टिगेट, इनमें से कुछ लोगों ने इन्वेस्टिगेट की, फैक्ट्स देखे और लॉ ऑफ वर्किंग इन द वर्ल्ड, और ये लॉ के ऊपर काम किया। This field of observation and experimentation to understand about the world around us is known as science. इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट करना, ये क्या कहलाता है? ये साइंस कहलाता है। यहाँ पे मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन आ चुकी हुई है साइंस की। पेपर में आपके पास सवाल आ सकता है डिफाइन साइंस या फिर व्हाट इज साइंस, ऐसे आपके पास सवाल आ जाएगा, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ऐसे ही हम पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और उसके अंदर जो जो डेफिनेशन होगी वो बकायदा आपको हाईलाइट करवाते जाएंगे। नेक्स्ट है जी, एवरीथिंग इन आवर लिव्स इज क्लोजली लिंक टू साइंस एंड द डिस्कवरीज मेड बाय द साइंटिस्ट। इसी तरह हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें लिंक करती थी, साइंटिस्ट ने उनके बारे में डिस्कवरी स्टार्ट की। In order to obtain reliable result from experiment, the primary thing is to make accurate measurement. इसी तरह जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट के साथ मालूम होती गई उनके बारे में मेजरमेंट स्टार्ट होगी। Physical quantities and their measurements have always been the matter of interest for the scientists. साइंटिस्ट ने इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में दिलचस्पी जाहिर की। इस चैप्टर के अंदर हम बस यही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आगे हमारे पास ये कुछ खास चीज़ें नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन आती है जो आप लोगों ने हाईलाइट कर देनी है। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आ जाएगी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। वी डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल फिनोमेना, इवेंट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग सम ऑफ द फीचर एंड द टर्म्स। वी डिस्क्राइब, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे नेचुरल फिनोमेना को, इवेंट्स जो कि इंसान के हो सकते हैं, उनके बिहेवियर का मतलब हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो लव हो सकता है, प्यार हो सकता है, एफिशिएंट, फियर, विजडम, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर वगैरह। यानी कि प्यार हो सकता है, नफरत हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, टाइम हो सकता है। ये जो तमाम चीज़ें हैं इसे हम डिस्क्राइब करेंगे नेचुरल फिनोमेना में। सम ऑफ दीज कैन बी मेजर डायरेक्टली, इसमें से जो कुछ चीज़ें हैं वो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल, और कुछ को हम टूल्स के जरिए मेजर करेंगे। एंड इंस्ट्रूमेंट सच एज, और इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ है। अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो इससे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है, वो आ जाएगी ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है
वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे कि लेंथ होगी, टाइम हो गया, टेम्परेचर। लेंथ यानी कि हम नाप सकते हैं कि ये जो लाइन है ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। टाइम हम देख सकते हैं कि इस वक्त 2 बज रहे हैं कि 3 बज रहे हैं। टेम्परेचर हम जान सकते हैं कि टेम्परेचर इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख देनी है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये लिख सकते हैं। या फिर यहाँ तक लिखने के बाद आप एग्जाम्पल दे, सच एज लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग आ रूलर, हम एक स्केल के साथ लेंथ मालूम कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट यूजिंग अ क्लॉक, एक क्लॉक की मदद से हम कोई भी इवेंट का टाइम मेजर कर सकते हैं। द टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ समबडी यूजिंग अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये जितनी भी क्वांटिटीज है ये फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। सवाल आ सकता है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, तो आप लिखेंगे ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल में लिखते हैं लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर से लेकर फिजिकल क्वांटिटीज तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन आएगी नॉन फिजिकल क्वांटिटी की, वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है वो ज़्यादातर हमें इंसानी बिहेवियर के मतलब बताती है, इमोशंस के मतलब एंड सोशल इंटरेक्शंस के मतलब। एग्जाम्पल आपने यहाँ से करनी है, सच एज लव, affections, fear, wisdom and beauty cannot be measured using tools and instrument। ये मेरे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। अब सवाल आपके पास क्या बन के आ सकता है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, तो आप ऊपर वाले लिखेंगे। अगर आता है डिफाइन नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो आपने नीचे वाली लिख देनी है। या फिर सवाल बन के आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज विद एग्जांपल, तो आप इन दोनों के दरमियान ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्विक क्वाइज आया हुआ है, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डिमेंशंस, कि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है क्या वो डिमेंशंस है, तो वो डिमेंशंस नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कोई ना कोई डिमेंशन होती है। जैसे कि लेंथ होगी, हमें पता होता है कि हमने जो लेंथ नापनी है वो इस तरह से नापनी है या हमने वो इस तरफ से नापनी है। इसी तरह जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है इसकी कोई डिमेंशन नहीं होती, तो इसका जवाब आ जाएगा नो। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास टेबल आ जाएगा 1.1, जिसके अंदर यहाँ पे मेरे पास फीचर दिए हुए हैं। वो कहा जा रहा है कि बताया कि एक फिजिकल क्वांटिटी है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि मेजरमेंट्स बोल दिया गया है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऐसे हमने बताया है इंस्ट्रूमेंट यूज, कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है क्या वो फिजिकल है कि नॉन फिजिकल है। अब हमें नहीं पता कि जो इंस्ट्रूमेंट कौन से है, वो एक गिटार भी हो सकता है, वो हम नहीं नाप सकते कि वो फिजिकल क्वांटिटी है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए हम इसे कह देंगे कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। फिर कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। हमें पता है कि जो 20 kg ये एक कोई आम की क्वांटिटी है या फिर कोई चीज़ है जो 20 किलो है, ये मेरे पास आ जाएगी फिजिकल क्वांटिटी, और ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आपने लिख देना है नो। एग्जाम्पल यानी कि 20 kg और साथ में 20 मिनट, यानी कि 20 kg मेरे पास मैंगो है और 20 मिनट है मेरे पास, मैंने ये काम खत्म करना है। और यहाँ पे लव और फियर नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। अब हमने टॉपिक 1.1 को कवर किया है। अब 1.1 टॉपिक के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया है हम पहले वो देख लेते हैं। हमने कवर किया डिफाइन फिजिक्स, फिर हमने कवर किया डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी विद एग्जांपल। ये दो चीजें हमने टॉपिक 1.1 के अंदर कवर किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक 1.2 को स्टार्ट करते हैं। जब मेरे पास टॉपिक 1.2 है बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले मेरे पास बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, वो आप लोगों ने लिखनी है। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। बेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो दूसरों को डिस्क्राइब करती है, जैसे कि लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, etc। ये जितनी भी क्वांटिटी है ये बेस क्वांटिटी है। आप बेस क्वांटिटी की ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, साथ में एग्जांपल आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड आर्बिट्रेरीली सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल। साइंटिस्ट ने कुछ क्वांटिटीज को प्ले कर दिया हुआ है, कहा है कि ये की रोल अदा करती है तमाम क्वांटिटी को। दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी, उनको बेस क्वांटिटी कहा जाता है। जो बेस क्वांटिटी होती है वो 7 होती है। वो कौन कौन सी होती है वो हमें नीचे दिखाई गई है कि जो 7 बेस क्वांटिटी होती है वो है मेरे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 क्वांटिटी है ये मेरे पास बेस क्वांटिटी होती है।
जहाँ पे मेरे पास बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन भी आ गई, साथ में एग्जाम्पल भी आ गई। एक दफ़ा दोबारा देख ले कि अगर आपने ये जो मैंने टाइप की हुई है ये डेफिनेशन करनी है, साथ में आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल दे देनी है। अदरवाइज आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने ऊपर से इसकी एग्जाम्पल दे देनी है। नेक्स्ट कहता है ऑल दी क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको बेस क्वांटिटी डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जांपल स्पीड इज ड्राइव क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। देखिए कहता है स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस और टाइम ये दोनों बेस क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटी मिलके एक ड्राइव क्वांटिटी बना देती है। ऐसे कहते हैं वेयर डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मास एंड वॉल्यूम। इसी तरह यहाँ पे जो डेंसिटी है ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि मास और वॉल्यूम डिस्क्राइब कर रही है बेस क्वांटिटी को। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे मेरे पास मेजरमेंट्स की डेफिनेशन है। अ मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अननोन क्वांटिटी को कंपैरिजन करता है, किसके साथ? विद द वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक बहुत बड़ी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। ये मेरे पास डेफिनेशन आ जाती है मेजरमेंट्स की। तो मेरे पास ये सवाल बन सकता है डिफाइन मेजरमेंट, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट्स की डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर है तो यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ दिया है। इन द अर्ली डेज पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म। कुछ दिन पहले जो लोग हैं वो चीज़ों को मेजर करते थे हैंड और आर्म के साथ, यानी कि अगर आपने लेंथ को मेजर करना है तो आप अपनी फिंगर के साथ, हाँ फिंगर के साथ आप मेजर करते थे, या फिर अपनी आर्म के साथ फुट और स्टेप, या फिर अपनी जो जूते हैं उनके स्टेप के साथ, पाँव के साथ आप मेजर करते थे। दिस मेजरमेंट मे रिजल्ट इन कंफ्यूजन एज द मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट पीपल मे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो रिजल्ट होता था इसमें कंफ्यूजन होती थी, क्योंकि अगर छोटे जो बच्चे हैं वो मेजर करें, उनका हाथ छोटा होता है, उनका पाँव छोटा होता है, तो उनकी मेजरमेंट कम ज़्यादा हो जाती है। तो जो बड़े होते थे उनका हाथ बड़ा होता था तो उनकी मेजरमेंट्स कम हो जाती थी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ देयर हैंड, क्योंकि हाथ का साइज में डिफरेंट आ जाता था, आर्म और स्टेप में भी डिफरेंट आता था। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ अ स्टैंडर्ड, इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी, सो डैट मेजर बाय एनी पर्सन मे रिजल्ट द सेम। जिससे नतीजा क्या निकलेगा, कोई भी इंसान उस स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करेगा तो जवाब उनसा वो सेम आएगा। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स इज नोन एज यूनिट, उस स्टैंडर्ड को नाम दिया गया यूनिट का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो डेफिनेशन लिखनी है वो आ जाएगी यूनिट की। सवाल आपके पास आ जाएगा डिफाइन यूनिट, तो आपने ये यूनिट की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो हम रीड करते हैं। कहते हैं नॉट वेरी फार इन द पास्ट, अगर हम कुछ ज्यादा पीछे ना जाए, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इट्स ओवन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हर एक मुल्क ने अपना अपना एक यूनिट रखा हुआ था। हुएवर प्रॉब्लम्स वर फेस्ड व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और ट्रेड विद अदर कंट्रीज यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स। उससे ये मसला पैदा हो गया कि हर एक मुल्क ने अपना अपना एक यूनिट रखा हुआ था, जिसकी वजह से तजारत करने में बहुत ज़्यादा मसला पेश आ रहा था। इवेंचुअली पीपल गोट द आइडिया, फिर लोगों को एक आइडिया आया ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट, यूनिट के मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा जाए टू मेजरमेंट्स विच कुड बी यूज बाय ऑल कंट्रीज, जिसमें तमाम कंट्रीज को एक ही यूनिट बता दिया जाए फॉर एफिशिएंट वर्किंग, ताकि जो काम है वो बेहतर हो सके, एंड ग्रो ऑफ म्यूचुअल ट्रेड, और मिलकर हम वो अपनी तजारत को बढ़ा सके, बिजनेस को बढ़ा सके, एंड शेयर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, और अपनी साइंसी दुनिया के अंदर आगे बढ़ सके। यहाँ तक आपने जो है जवाब लिखना है। इसका सवाल क्या बनेगा, वाई यूज यूनिट, कि हमने यूनिट का इस्तेमाल क्यों किया, उसके साथ में एग्जाम्पल दें। तो वाई यूनिट यूज विद एग्जाम्पल, ये आपके पास सवाल बन के आ सकता है। अभी हम देखते हैं कि टॉपिक 1.2 के अंदर जो हमने चीज़ें कवर की है उसके अंदर सवाल कौन कौन से बन सकते हैं। टॉपिक 1.2 के अंदर जो पहला सवाल बनेगा वो है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट वाला आ जाएगा डिफाइन मेजरमेंट्स। नेक्स्ट वाला बनेगा डिफाइन यूनिट, और नेक्स्ट बनेगा व्हाई यूनिट आर यूज। ये मेरे पास सवाल बन रहे हैं। ये टोटल 6 सवाल है। जो पहले 2 सवाल है वो आ जाते हैं टॉपिक 1.1 के अंदर, और जो नेक्स्ट 4 सवाल है वो आ जाएंगे टॉपिक 1.2 के अंदर। तो ये थे मेरे पास चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम टॉपिक 1.1 और 1.2 को कवर किया है।
नेक्स्ट वीडियो की तरह हम 1.3 टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने इस वीडियो के अंदर कोई चेंजिंग लेकर आनी हो या कुछ किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आए, वहाँ पे आप कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टॉपिक नंबर 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 1.3 फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डिफाइन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को, और साथ में डिफाइन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स को। फिर हम बात करेंगे डिफाइन एसआई प्रीफिक्सेस। इन तीन चीज़ों को हम बात करेंगे टॉपिक 1.3 के अंदर। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स सबसे पहले लिखा हुआ है द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजरिंग इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट। 1961 में पेरिस के अंदर एक कमेटी हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसको इंटरनेशनल कमेटी का नाम दिया गया। उसके अंदर 7 बेस क्वांटिटी के मतलब बात की गई एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ये जो 7 यूनिट है इसे इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर कह दिया गया, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कह दिया गया कि यही 7 यूनिट है जो कि तमाम लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। एब्रीवेटेड एज एसआई, जिसको एसआई का नाम दिया गया। दिस सिस्टम इज इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो सिस्टम है ये तमाम दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया। 1961 के अंदर वो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर इसके मतलब बात की गई। ये मेरे पास डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन एसआई, यानी कि डिफाइन इंटरनेशनल सिस्टम या फिर सिस्टम इंटरनेशनल। ये मेरे पास आती है डेफिनेशन सिस्टम इंटरनेशनल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करनी है। नेक्स्ट इसके आगे आपने कुछ नहीं करना। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे मेरे पास आएगा ड्राइव यूनिट्स। लिखा हुआ है बेस यूनिट कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन another and neither can be resolved into anything more bases। कि बेस यूनिट कैन नॉट बी ड्राइव नहीं किया जा सकते वन अनदर एक दूसरे के साथ, और ना ही वो रिजॉल्व होते हैं किसी दूसरे बेसिक यूनिट के साथ। यानी कि जो बेस यूनिट होते हैं वो बेसिक चीज़ होती है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनकी बेस बनती है ABCDE, यानी कि ए से लेकर सी तक ये तमाम जो अल्फ़ाबेट है वो बेस यूनिट कहलाते हैं, और बेस क्वांटिटीज भी कहलाती है। इन्हीं बेस यूनिट को मिलाकर आगे फर्दर ड्राइव यूनिट या फिर ड्राइव क्वांटिटीज बनती है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास डेफिनेशन आ जाती है बेस यूनिट की, वो यहाँ से लेकर आप लोगों ने यहाँ तक करनी है। नेक्स्ट हम नीचे आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। के बेस यूनिट को मिलाकर उन्हें एक्सप्रेस करे तो जो यूनिट बनते हैं वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है एरिया इज इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ जो से है ये भी एक बेस यूनिट है, ब्रेथ जो से ये भी एक बेस क्वांटिटी है। अब लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर होता है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर और एम स्क्वायर। एक ये डेफिनेशन दी हुई है। साथ में स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस भी एक फिजिकल यानी कि बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। डिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा मीटर, और टाइम का यूनिट आ जाएगा सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो भी मेरे पास एक ड्राइव यूनिट बन जाते हैं। ये मेरे पास सवाल बन जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट। तो यहाँ पे मेरे पास बेस यूनिट की डेफिनेशन है, और यहाँ पे मेरे पास ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन है। जो हम नीचे आता है, यहाँ पे मेरे पास क्विक एक क्विज दिया हुआ है। राइट द यूनिट ऑफ चार्ज। आपने यूनिट बताना है चार्ज का, वो होता है 1C, यानी कि C यूनिट होता है कूलम चार्ज का यूनिट। इन टर्म ऑफ बेस यूनिट अम्पेयर एंड सेकंड। अम्पेयर और सेकंड को मिलाकर जो यूनिट बनता है, अम्पेयर और सेकंड एक बेस यूनिट है, मिलाए तो मेरे पास एक यूनिट बनता है कूलम, जो कि एक ड्राइव यूनिट्स है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कूलम आ चुका हुआ है जो कि एक ड्राइव यूनिट है। नेक्स्ट एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट। आपने यूनिट बताना है प्रेशर का जो कि पास्कल है किसी और फॉर्म के अंदर। तो इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा पास्कल इज नॉट द ओनली यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल ना सिर्फ प्रेशर का यूनिट है। इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड। ये एक अच्छा तरीका है समझने का सम कॉमन कन्वर्सेशन अमंग दीज डिफरेंट यूनिट। वन पास्कल होता है 0.0001 बार के, और 1 बार इज इक्वल होता है
1 लाख पास्कल के, और 1 पास्कल इक्वल होता है 0.000098692316931 एटमॉस्फेयर प्रेशर के, और 1 एटमॉस्फेयर होता है 101.32 किलो पास्कल के। ये आपने इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट मेरे पास प्रीफिक्सेस आ गया है। द एसआई इज अ डेसिमल सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल एक डेसिमल सिस्टम है। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट। जो प्रीफिक्सेस है इसका इस्तेमाल होता है यूनिट को लिखने के लिए पावर ऑफ 10 की मुनासिब पावर में। द बिग क्वांटिटीज like 50 lakh and small quantities like 0.0004 m are not convention to write down। यानी कि 5000000 और 0.0004 जो कि एक बड़ी क्वांटिटी है, इससे आप कैसे लिख सकते हैं प्रीफिक्सेस के अंदर किस तरह 50000 लिख देंगे 5 × 10 की पावर 7, यानी कि 5 के आगे 7 जीरो है तो आप 5 × 10 की पावर 7 लिख सकते हैं। और ये जो पॉइंट है 0.0004 जैसे 4 × 10 की पावर -5 के अंदर भी लिख सकते हैं। Prefixes are the word or symbol add before SI units such as milli, centi, kilo, mega and giga। Prefixes ऐसे वर्ड या हरूफ है जो कि SI यूनिट के शुरू में लगाए जाते हैं सेंटी के सेंटीमीटर, किलोग्राम, मेगा या फिर गीगा के अल्फाज के अंदर। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास जो डेफिनेशन बनेगी वो आ जाएगी प्रीफिक्सेस की। नेक्स्ट मेरे पास प्रीफिक्सेस आ गया है। प्रीफिक्सेस की आगे सवाल बन सकता है कन्वर्ट इनटू प्रीफिक्सेस फॉर्म। आपको पेपर के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये दी जा सकती है और कहा जा सकता है इनको आप प्रीफिक्सेस के अंदर कन्वर्ट करें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5000 मिलीमीटर, यानी कि 5000 मिलीमीटर है तो आपने 5000 लिखा। 1 मिली होता है, यहाँ पे हमें देखें तो 1 मिली जो सा है वो आ जाएगा 10 की पावर -3 के, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 00 और 0 यहाँ पे आ गया। ये जो 3 जीरो है इन 3 जीरो के साथ कट गया, पीछे जवाब आ गया 5 मीटर। नेक्स्ट मेरे पास 50,000 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके इक्वल है। तो मेरे पास जो 1 सेंटीमीटर है वो है 10 की पावर -2 के। तो यहाँ पे मेरे पास डिवाइडेड बाय 100 आ गया, तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, पीछे जवाब आ गया 500 मीटर। नेक्स्ट है जी 3000 ग्राम। तो ग्राम है तो ग्राम को हम किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करें तो 3000 ऊपर लिखा 1000 नीचे लिखा, क्योंकि 1 किलो इज इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो यहाँ पे 1000 ग्राम हम नीचे लिख देंगे और जो 3 जीरो है इन 3 जीरो के साथ काट जाएगा तो जवाब आ जाएगा 3 kg। ऐसे ही 2000 माइक्रो सेकेंड है तो माइक्रो होता है 1 माइक्रो 10 की पावर -6 के। यहाँ पे 3 जीरो है वो 3 जीरो इन 3 जीरो से कट जाएंगे तो पीछे आ जाएगा 2 × 10 की पावर -3 सेकंड। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा मिली, यहाँ पे 2 मिली सेकंड, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास प्रीफिक्सेस यूज्ड विद SI यूनिट दिए हुए हैं जिसके अंदर एटो है, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। ये तमाम यूनिट है जो कि SI यूनिट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हर एक की मुनासिब कोई ना कोई पावर होती है, जैसे कि पिको की पावर होती है 10 की पावर -12, माइक्रो की होती है 10 की पावर -6, मिली की होती है 10 की पावर -3, ऐसे ही 1 टेरा होता है 10 की पावर 12 के। नेक्स्ट मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी लेंथी है तो इसको आप छोड़कर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। साइंटिफिक नोटेशन को हम एक ऐसे नंबर से एक्सप्रेस करते हैं जो कि 10 के मुनासिब पावर होती है और वो 1 से लेकर 10 के अंदर अंदर कोई वर्ड होता है। जैसे कि द मून इज 384000000 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो मून है वो जमीन से इतने मीटर दूर है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी रकम आ चुकी हुई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.84, 10 की जो पावर है 8 आ जाएगी, एक है 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 10 की पावर 8 मीटर लिख सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म। ये जो ओल्ड बुक है उसके अंदर ये जो डेफिनेशन है वो इस तरह लिखी हुई थी, वो एक अच्छी डेफिनेशन थी, पढ़ने में भी और सीखने में भी आसानी होती है। तो आप उनकी जगह इस पैराग्राफ की जगह आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्विज दिए हुए है कि 100 मीटर इज इक्वल होता है ऑप्शन नंबर सी 1 लाख मिलीमीटर के। नेक्स्ट है जी द किलोग्राम इज ओनली बेस यूनिट दैट हैज अ प्रीफिक्स। जहां पे अपना लिखते हैं यस जो किलोग्राम है वो एक बेस यूनिट है प्रीफिक्सेस का। नेक्स्ट एग्जांपल आ चुकी है सॉल्व द फॉलोइंग। आपको ए और बी ये दो एग्जांपल दी हुई है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है।
बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम कन्वर्ट करेंगे इस तरफ, जब हम इस तरफ करेंगे तो पावर में माइनस आ जाएगा, 10 की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 में से -1 किया तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया। अब देखिए इस रकम को और इस रकम को हम कर देंगे ऐड, ये दो रकमें ऐड हो रही हैं और यहाँ पे भी 10 की पावर 4 है, ये भी 10 की पावर 4 है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया है। अब दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये रकम आ गई। इस पॉइंट को हम दोबारा आगे लेकर जाएंगे तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब हम इस तरफ जाते हैं तो हम 10 की पावर में माइनस करते हैं और जब हमने इस तरफ राउंड ऑफ करना होता है तो 10 की पावर के अंदर हमने +1 करना होता है। ऐसे मेरे पास जो बी एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे मेरे पास देखिए 10 की पावर -2 मिलीमीटर है, यहाँ पे भी मिलीमीटर है, यूनिट से मेरे पास आ चुके हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर -2 है, यहाँ पे -3 है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को मैं लेके जाऊंगा आगे। जब मैं इस तरफ गया हूँ तो 10 की पावर +1 हो जाएगी, तो +1 -3 यहाँ पे मेरे पास -2 आ जाएगा। ये भी 10 की पावर -2 है, यहाँ पे भी -2 है, ये दोनों कॉमन निकल आएंगे और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.227 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिलीमीटर। अब मिली है उसकी जगह हमने 10 की पावर -3 लगा दिया, ये -3 -2 ये मेरे पास -5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंदर। तो पहला ए पार्ट यहाँ पे है, तो ए पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी बेस सेम होती है तो पावरें ऐड हो जाती है। यहाँ पे देखिए 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 6 के साथ, तो 4 और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आ जाएगा 24। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 है, यहाँ पे 10 की पावर 6 है। देखिए यहाँ पे भी 10 बेस है, यहाँ पे भी 10 बेस है, तो बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 + 6 ये आ जाएगा 9, तो ये मेरे पास आ गया 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 kg। तो इनके दरमियान हमने जब पॉइंट लगाया, इस तरफ से हम एक पॉइंट लगाएंगे तो 10 की पावर +1 हो जाएगी, तो ये मेरे पास 10 की पावर 9 आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास बी पार्ट आ गया, ये डिवाइड हो रहा है, जब मैं 2 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3। ये -2 है, ये ऊपर जाके हो जाएगा +2 और ये मेरे पास देखिए 6 माइनस में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मेरे पास 6 + 2 8 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम साइड पे जो एग्जाम्पलेशन देखते हैं, यहाँ पे क्विज दिए हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ रकमें आ चुकी हुई हैं, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे हम इस जगह पे। जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो हम दोबारा रिवर्स आ रहे हैं, तो 10 की पावर क्या होगी, -3। कैसे -3, देखिए 1 2 और ये 3, तो 10 की पावर आ जाएगी -3, यानी कि 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ऐसे ये पॉइंट है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करके कितने नंबर दरमियान में आ गए हैं, 3 नंबर हम आगे गए हैं, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि हम इस तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास रकम है 0.45, इसे हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो हम दोबारा इस तरफ आया है, एक डिजिट आया है, तो 10 की पावर आ जाएगी -1। यहाँ पे हम 4 को, इस पॉइंट को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो 3 नंबर आया है, 1 2 3, तो इस तरह हम रिवर्स गए हैं, तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो हम पहला नंबर छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और इसके अंदर आगे जितने भी नंबर है सबको हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 नंबर है और हम इस तरफ आया तो 10 की पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होते हैं तो नंबर ओनली पॉसिबल होता है जब इनकी सेम एक्सपोनेंट हो। ये हम देख चुके हुए हैं, कोई इतना खास बात नहीं है इसके अंदर। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मेरे पास एक अहम चीज़ है, कहता है ईच यूनिट इज रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल। हर एक यूनिट को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि सेकंड को एस के साथ, नॉट हम SEC लिख सकते हैं। फॉर एम्पेयर ए हम लिखेंगे, नॉट हम AMP लिखेंगे। ग्राम को हम G लिखेंगे, नॉट हम GM लिखेंगे। ऐसे सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, सिंबल की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, यानी कि उनके आगे S नहीं लगता। यानी कि 10 मीटर न्यूटन, यानी कि न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर न्यूटन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके आगे हम S नहीं लगाएंगे। 100 न्यूटन होगा, न्यूटन के आगे S लगाएंगे तो वो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। 5 kg और 60 सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन द कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल मीटर सेकंड न्यूटन, यानी कि जो भी यूनिट होगा उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा, उसमें स्मॉल लेटर स्टार्ट हो गए, कुछ हो गए जैसे कि एक्सपेक्ट छोड़ के हम सेल्सियस को छोड़कर। नेक्स्ट कहता है सिंबल अपीयर इन लोअर केस एंड फॉर मीटर एम, जो कि सिंबल है वो लोअर केस के साथ आपने शो करना, जैसे कि मीटर को हम एस से शो कर, एम से शो करते हैं, एस फॉर सेकंड हो गया।
एक्सपेक्टेशन इज ओनली एल फॉर लीटर, जब हम एल को शो करेंगे जस्ट ये लीटर को शो करेगा। नेक्स्ट कहता है सिंबल नेम आफ्टर साइंटिस्ट नेम हैव इनिशियल लेटर कैपिटल, के कुछ ऐसे सिंबल है जो कि साइंटिस्ट ने अपने नाम से रखे हैं, उनको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। जैसे कि न्यूटन है उसको हम कैपिटल एन से शो कर सकते हैं, के से क्या होगा केल्विन, और पास्कल को हम पी ए से शो करते हैं। नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस इज रिटन बिफोर एंड क्लोज टू एसआई यूनिट, प्रीफिक्सेस को हम एसआई यूनिट के अंदर लिख सकते हैं। एग्जांपल दिया है मीटर सेकंड, मिलीमीटर, मिली न्यूटन, नॉट एम एस एम 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 एन, कि हम मीटर सेकंड के अंदर लिख सकते हैं, हम ऐसे नहीं कि एम और एस के अंदर स्पेस दे। मिलीमीटर को हमने इकट्ठा लिखना होता है, ना कि हम इनके दरमियान एम और स्पेस और एम लिखे। नेक्स्ट है जी यूनिट आर रिटन वन स्पेस अपार्ट, फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, जितने भी यूनिट है उनके दरमियान सिर्फ एक स्पेस दे सकते हैं हम जब भी वो सीधे हो। यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट, जैसे न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, यूनिट को हम स्पेस के दरमियान लिख सकते हैं लेकिन हम प्रीफिक्सेस के अंदर हम स्पेस नहीं देंगे। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, जैसे कि 7 माइक्रो सेकंड शुड बी रिटन एज 7 पिको सेकंड, यानी कि हम एक यूनिट दो दफा नहीं लिख सकते, उनके मुतबादल जो होगा वो हम लिखेंगे। फिर है 5 × 10⁴ सेंटीमीटर शुड बी रिटन एज 5 × 10⁻² मीटर, यानी कि 5 × 10⁴ सेंटीमीटर है तो एक जो सेंटी होता है वो 10⁻⁻² होता है, तो हम उसको 5 × 10⁻² भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास कुछ चीजें थी जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक 1.4 और साथ में हम टॉपिक 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को हमने कंप्लीट किया। टॉपिक 1.1 और 1.2 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 1.5 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मीटर रूल, मेजरिंग रीडिंग ऑन मीटर रूल, डिफाइन पैरेलक्स एरर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्टिकल कैलिपर्स और डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्टिकल कैलिपर, जैसे तमाम आर्टिकल हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितने भी आर्टिकल है उसे हम बकायदा क्वेश्चन लगा के हम हल करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो टॉपिक 1.5 है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लेंथ को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है। सबसे पहले मेरे पास मीटर रूल है जो कि क्वेश्चन बन सकता है इसका, डिफाइन मीटर रूल। आपने कितना करना है, जहाँ पे आपको हाईलाइट किया हुआ नजर आएगा आपने इतना करना है। मैं आपको रीडिंग करवाता हूँ। लेंथ इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल, लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं इन द लेबोरेटरी के अंदर। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी मेन स्केल के ऊपर यानी कि मीटर स्केल के ऊपर वो 1 मिलीमीटर की होगी। द स्मॉलेस्ट मेजरिंग दैट कैन बी टेकन विद द मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर, तो सबसे छोटी रीडिंग यानी कि हम ले सकते हैं मीटर रूल से वो 1 मिलीमीटर हो सकती है। 1 मिलीमीटर इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल, और उसे हम लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं मीटर रूल का। यहाँ तक आपने मीटर रूल की डेफिनेशन करनी है, स्टार्ट से लेकर आपने यहाँ तक इस मीटर रूल को डिफाइन करना है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा हाउ टू मेजर रीडिंग ऑन मीटर रूल, मीटर रूल की मदद से हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की आपने लेंथ मेजर करनी हो। द मीटर रूल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स जीरो कोइंसाइड वन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपने उस ऑब्जेक्ट के एक तरफ जो मीटर रूल है उसका जीरो वाला पॉइंट रख देना है। एंड देन रीडिंग इन फ्रंट ऑफ अदर एज इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरे ऑब्जेक्ट की जो दूसरा पॉइंट होगा वहां पे स्केल की जोन सी लाइन होगी वहां तक आपने इसको रखना है। वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर कम्स फ्रॉम द एंगल एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड, एक जो कॉमन एरर आ सकता है एंगल का जब आप इसे रीडिंग करते हो, यानी कि मीटर रूल शुड एदर बी टिप्ड ऑन एज ऑन रीड व्हेन द पर्सनली इज इंटरेक्ट अबव द रूलर, आपने जब भी रीडिंग लेनी है आपने ऑन द स्केल यानी कि ऑन द एज जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है आपने बिल्कुल ऊपर से देखना है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है कि अगर आप इस तरफ से रीडिंग लेंगे तो रीडिंग आपको 1.5 सेंटीमीटर नजर आएगी, जब इस तरफ से आप देखेंगे वहां पे आपको 2 सेंटीमीटर नजर आएगी,
जो कि दोनों रीडिंग गलत है। जो करेक्ट रीडिंग होगी वो बिल्कुल ऊपर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1.8 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग है। इफ द मीटर रूल इज रीड फ्रॉम एन एंगल, जब आप मीटर रूल को एक एंगल से देखेंगे, सच फ्रॉम द पॉइंट ए और सी से द ऑब्जेक्ट विल बी अपीयर टू बी डिफरेंट लेंथ, तो आपको दो मुख्तलिफ लेंथ मिलेगी। दिस इज नोन एज पैरेलक्स एरर, इसे हम पैरेलक्स एरर भी कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो है हाउ टू मेजर रीडिंग ऑन मीटर रूल, कि आप मीटर रूल से रीडिंग कैसे लिख सकते हैं। तो आपने स्टार्ट से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है। और अगर आपके पास डेफिनेशन आती है डिफाइन पैरेलक्स एक्सर, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिख देनी है पैरेलक्स एरर की। नेक्स्ट मेरे पास है वर्नियर कैलिपर्स। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बन सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्नियर कैलिपर्स, तो आपने कंप्लीट आपने लिखना है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक मुकम्मल लिखना है इसको। अगर आपके पास क्वेश्चन क्या बन के आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखे तब। तो फर्ज करें आपके पास यही क्वेश्चन आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्नियर कैलिपर्स, तो आप क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो कि छोटी रीडिंग को लेने के लिए इस्तेमाल होता है। डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर्स, जो कि 1/10 मिलीमीटर के बराबर होगी। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, ये किसी भी चीज की थिकनेस को, डायमीटर को, विड्थ को और डेप्थ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। द टू स्केल ऑन इट, इसके ऊपर दो स्केल होते हैं। एक ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अ मेन स्केल विच हैज मेकिंग ऑफ 1 मिलीमीटर एच, एक मेन स्केल जिसके ऊपर 1 मिलीमीटर तक की रीडिंग होती है, और दूसरा जो होता है वो वर्नियर स्केल होता है ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर एंड इट इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट, और दूसरे के ऊपर जो लेंथ होगी वो 9 मिलीमीटर होगी और वो हर जोन सी है लेंथ 10 इक्वल पार्ट्स के ऊपर डिवाइड होती है। Least count of a vernier calipers is the difference between one main scale division and one vernier scale division. लीस्ट काउंट क्या होता है, वो एक मेन स्केल को डिवाइड माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें एक वर्नियर स्केल से, तो जो आंसर आता है वो इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। Usually the least count is founded by dividing the length of one small division on main scale by the total number of division on the vernier scale, यानी कि एक जो मेन स्केल होगा, एक स्मॉल जो रीडिंग होगी उसको आप डिवाइड करोगे 10 के ऊपर, तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। अगर आपके पास सवाल बनकर आता है डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसे मुकम्मल कर देना है। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही है जो कि वर्नियर कैलिपर्स की है। ये जो मेरे पास है ये है मेन स्केल, और ये जो ऊपर मूव होता है इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये ऊपर इनसाइड जाज होते हैं और यहाँ पे ये आउटसाइड जाज होते हैं। ये टेल होते हैं जिसकी मदद से हम उस किसी भी चीज की गहराई मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास सवाल आ सकता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अगर आपके पास एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आ जाएगा तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मुकम्मल करना है। There are two jaws A and B to measure external diameter of an object, where jaws C and D are used to measure internal diameter of an object। कि जो A और B जा है ये आउटर जाज है, ये क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये जो ऊपर दो जाज है ये इनर डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। A narrow strip that projects from the behind the main scale known as tail or depth gauge is used to measure the depth of a hollow object। तो लास्ट पे जो मेरे पास एक टेल होती है ये हॉलो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट मेरे पास सवाल आ जाएगा हाउ टू मेजर रीडिंग यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, कि आप वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हुए रीडिंग कैसे ले सकते हैं। आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द टू जाज, कहता है फर्ज करे इस जाज के अंदर, ये जो जाज है इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। द पोजीशन ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल इज शोइंग फिगर, तो जो रीडिंग आ रही थी वो कुछ इस तरह की आ रही थी। ये आपको डायग्राम से ने बताई है कि जब आपने कोई चीज रखी उस जाग के अंदर तो जो रीडिंग है वो यहाँ तक आ रही थी। पॉइंट नंबर 1 है रीड द मेन स्केल मेकिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, कि आपने मेन स्केल के ऊपर रीडिंग देखनी है कौन सी लाइन जो वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन से पहले पहले है। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 4 आ रहा है, उसके बाद 4.1, 4.2 और 4.3, 3 के बाद जो आंसर वो लाइन है जीरो के अंदर आ रही है, तो मेरे पास जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 4.3। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वो जो कौन सी आ रही है वो 4.3 आ रही है। फिर कहता है फाइंड द वर्नियर स्केल मेकिंग और डिवीजन विच इज लाइन
with any of the main scale making। कि अब आपने वर्नियर स्केल की लाइन देखनी है कि कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की लाइन के साथ मिल रही है। तो इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो नीचे से मेरे पास जो चौथी लाइन है यानी कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल मिल रही है मेन स्केल के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख दी। वो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग क्या आई थी 4.3, तो यहाँ पे 4.3 आ गया। फिर प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। फिर ब्रैकेट स्टार्ट की और लीस्ट काउंट लिख दिया। लीस्ट काउंट कितना था, अभी हमने ऊपर देखा जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर। तो वो जो 0.1 मिलीमीटर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मिल रही थी, वो फोर्थ वाली लाइन मिल रही थी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। पहले हमने 4 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई किया और 4.3 के अंदर ऐड किया, तो आंसर आ गया 4.34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है चेकिंग फॉर जीरो एरर। फिर हमने जीरो एरर को चेक करना है। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर चेकिंग जीरो एरर। तो जीरो एरर निकालने के लिए आपने कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। सबसे पहला पॉइंट है इफ वन ज्वाइनिंग द जार्स ए एंड बी। आपने क्या करना है, दोनों जार्स ए और बी को आपस में मिला देना है, यानी कि ये जो दो जार्स है ए और बी इनको बिल्कुल आपस में मिला देना है। फिर आपने देखना है द जीरो ऑफ द मेन स्केल, का मेन स्केल का जो जीरो है एंड वर्नियर स्केल डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर देन देयर इज एन एरर इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड जीरो एरर। कहना चाह रहा है कि आपने ये जो दो जार्स है इसको आपस में मिला देना है। जब आपने आपस में मिला दिया तो आपने देखना है कि जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है इन दोनों के दरमियान ये वाला जो जीरो पॉइंट है, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, अगर दोनों बिल्कुल आपस में ऊपर नीचे आ जाते हैं तो इसके अंदर एरर जीरो है। अगर मेन स्केल की लाइन यहाँ पे आ रही है और जो वर्नियर स्केल की लाइन वो पीछे या फिर आगे आ रही है तो इनके दरमियान कोई ना कोई एरर लाजमी है। अब यहाँ पे जो मेरे पास एक डेफिनेशन बन रही है वो आ जाती है जीरो एरर की, डिफाइन जीरो एरर। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है डिफाइन जीरो एरर। तो आपने पॉइंट नंबर ए को लिख देना है तो आपका जीरो एरर की जो डेफिनेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट बी पॉइंट देखते हैं। कहता है इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल का जीरो इज ऑन राइट साइड ऑफ द जीरो, अगर वो राइट साइड चला जाता है जीरो किसके, मेन स्केल के, then this instrument will show slightly more than actual length, hence these zero error are subtract from the observed measurement। यानी कि अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के राइट चला जाता है तो आपने क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें से आपने उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। टू फाइंड द जीरो एरर, जब आप जीरो एरर को फाइंड कर लेते हैं, नोट द नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, तो आपने वर्नियर स्केल से उसे डिवाइड करना है विच इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग आ रही होगी। मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द लीस्ट काउंट, फिर आपने उस नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा देना है। द रिजल्टेंट नंबर इज जीरो एरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, द ऑब्जर्विंग रीडिंग इज करेक्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द जीरो एरर फ्रॉम इट। नेक्स्ट सी पॉइंट है इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, अगर वो वर्नियर स्केल उसके लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाता है मेन स्केल के, देन क्या होगा, देन इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस देन एक्चुअल लेंथ, हेंस द जीरो एरर इज ऐड इन द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। तो फिर आपने उस जीरो एरर को ऐड करना है। अगर तो राइट चला जाता है, अगर राइट जाता है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आंसर के अंदर प्लस कर देना है, और अगर लेफ्ट चला जाता है तो फिर आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। एग्जाम्पल भी दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इफ 3 इज द नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन देन 3 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 10 एंड रिजल्ट इज देन मल्टीप्लाई विद द लीस्ट काउंट। कहता है फर्ज करें जो 3 है, तीसरी लाइन है, पहली दूसरी तीसरी, और जो तीसरी लाइन है वो वर्नियर स्केल से आगे जा रही थी, तो आपने क्या करना है, आपने टोटल लाइन में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है लीस्ट काउंट के साथ। Therefore, the zero error in this case will be 0.7 mm for correction is add in the observing reading। तो फिर आपने उसे जो आंसर आ रहा उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। ये था मेरे पास वर्नियर कैलिपर्स कंप्लीट क्वेश्चन। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास बन के आ सकता है डिफाइन मीटर रूल। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है। और जब आपके पास सवाल है हाउ टू मेजर रीडिंग ऑन मीटर रूल, तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है और यहाँ तक आपने उसको मुकम्मल कर देना है। फिर आपके पास डेफिनेशन आ सकती है पैरेलल एरर की, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे उसको मुकम्मल करना है।
फिर वर्नियर कैलिपर्स आ जाएगा। अगर तो आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्नियर कैलिपर्स, तो आपने मुकम्मल लिखना है। और अगर आपके पास सवाल आता है डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसे मुकम्मल करना है। फिर आपके पास आ जाएगा एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसको मुकम्मल करना है। फिर सवाल बन के आ सकता है हाउ टू मेजरमेंट रीडिंग यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, के वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने यहाँ तक इसको मुकम्मल करना है, लास्ट एंड तक। यहाँ तक इसका आंसर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके दरमियान एक डेफिनेशन आ जाएगी डिफाइन जीरो एरर की, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको मुकम्मल कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1.5 टॉपिक नंबर को हमने स्टार्ट किया और उसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स को कंप्लीट किया था। आज हम स्क्रू गेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्क्रू गेज, माइक्रो स्क्रू गेज मेरे सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन बन कर सकता है व्हाट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, के स्क्रू गेज क्या है। तो आपने बताना है इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ such as diameter of a wire or thickness of a metal sheet। स्क्रू गेज की मदद से हम छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं, डायमीटर भी और वायर की भी, और उसकी थिकनेस को भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्रू गेज ज्यादा बेहतर रीडिंग ले सकता है या फिर वर्नियर कैलिपर्स, तो जो स्क्रू गेज है वो ज्यादा बेहतर रीडिंग ले सकता है। नेक्स्ट कहता है इट हैज टू स्केल, इसके दो स्केल है। पहला जी द मेन स्केल ऑन द स्लीव विच हैज मेकिंग ऑफ 0.5 मिलीमीटर ईच। एक मेन स्केल है जिसके ऊपर 0.5 मिलीमीटर तक की रीडिंग मिलेगी आपको। और नेक्स्ट है द सर्कुलर स्केल ऑन थिम्बल विच हैज 50 डिवीजन, और दूसरा है सर्कल स्केल जो कि थिम्बल होता है उसके ऊपर 50 डिवीजन होती है। यह है मेरे पास स्क्रू गेज और ये मेरे पास है थिम्बल जिसके ऊपर 50 तक रीडिंग मौजूद होती है। Some instrument may have main scale making of 1 millimeter and 100 division on the thimble। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर से लेकर 100 डिवीजन ऑन द थिम्बल, 100 डिवीजन तक थिम्बल के ऊपर लाइनें लगी होती है। नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन बन के आ सकते हैं डिफाइन पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो आप बताएं द थिम्बल मेक्स 1 कंप्लीट टर्न, जब थिम्बल एक कंप्लीट टर्न लेता है द स्पाइनल मूव 0.5 मिलीमीटर, तो जो स्पाइनल होता है वो 0.5 मिलीमीटर तक मूव करता है ऑन द मेन स्केल विच इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जिसे हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज भी कहते हैं। ये है मेरे पास थिम्बल, जब ये एक मुकम्मल मूव करता है तो ये जो स्पाइनल है ये 0.5 मिलीमीटर तक कंप्लीट अपना एक राउंड मुकम्मल करता है। नेक्स्ट लीस्ट काउंट आप कैसे निकाल सकते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज, यानी कि 0.5 मिलीमीटर यानी कि एक चक्कर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि 50, तो वहां से आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, यानी कि लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा स्क्रू वर्नियर कैलिपर्स का, वो 0.1 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट मेरे पास सवाल आ चुका हुआ है हाउ टू चेकिंग फॉर जीरो एरर, आप जीरो एरर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो जवाब है इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड विद हॉरिजॉन्टल लाइन देयर इज नो जीरो एरर, तो इसके दरमियान जीरो एरर नहीं होगा। यानी कि जब सर्कुलर स्केल कोइंसाइड हो जाए हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर तो इसका एरर जीरो होगा। यानी कि ये जो लाइन चल रही है ये वाली लाइन और यहाँ से जो ये लाइन आ रही है, जो दोनों अपने सामने आ जाए तो एरर इसके अंदर जीरो होगा। अगर इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मेन स्केल, अगर ये मेन स्केल के बिल्कुल सामने नहीं है, जैसे कि ये देखिए बी शक्ल के अंदर ये जो जीरो है ये 5 के सामने आ चुका हुआ है। If the zero of the circular scale is below the horizontal line, then it will measure slightly more than actual thickness and hence zero error will be subtract from the observed measurements। अगर जीरो मेन स्केल के सामने नहीं आ रहा और उसके ऊपर आ चुका हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने आंसर में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर नीचे आ जाता है तो फिर आप उसे क्या करोगे, आप उसे ऐड करोगे। ये मेरे पास कुछ डेफिनेशन आ चुकी हाउ टू चेकिंग फॉर जीरो एरर या फिर व्हाट इज जीरो एरर, तो आपने इनमें से बता देना है। नेक्स्ट है जी हाउ टू मेजर रीडिंग यूजिंग स्क्रू गेज। अब हम स्क्रू गेज की मदद से रीडिंग कैसे ले सकते हैं वो सीखेंगे। कहता है सपोज व्हेन अ स्टील शीट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एविल एंड स्पाइनल। एविल और स्पाइनल क्या है,
ये है मेरे पास एनविल और ये है मेरे पास स्पाइनल। इनके दरमियान कहता है फर्ज करें आपने एक लोहे की शीट रख दी है तो जो रीडिंग आ रही थी वो ये आ रही थी। पॉइंट नंबर ए के अंदर कहता है रीड द मार्किंग ऑन द स्लीव जस्ट बिफोर द थिम्बल। आपने जस्ट ये जो थिम्बल है इसमें से रीडिंग देखनी है कि वो कहाँ पे आ रही है। तो अगर देखिए ये मेरे पास 0 है तो ये 0.5 है, तो ये मेरे पास 1 है तो ये 1.5 है, ये 2 है तो ये 2.5 है, ये 3 है तो 3.5 है, ये 4 है तो ये 4.5 है, ये 5 है तो ये 5.5 है, ये 6 है तो ये 6.5 है। तो रीडिंग क्या आ रही है 6.5। बी में देखिए रीड द सर्कुलर स्केल। आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है, वो क्या करेंगे विच इज इन लाइन विद द मेन स्केल, जो कि मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है। तो देखिए मेन स्केल की लाइन के भी सामने बिल्कुल सामने आ रहा है 25, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 25। तो फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग जो कि आई थी 6.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग वो आई थी 25 और मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.01, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो आंसर आ गया 6.75 मिलीमीटर। तो बच्चों आपको रीडिंग कैसे लेते हैं वो आपको कुछ आइडिया हो चुका होगा। ऐसे ही आप किसी भी चीज की रीडिंग ले सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी स्क्रू गेज के अंदर कोई चीज रखी तो आपने देखना है कि ये जो मेरे पास मेन स्केल होता है इसकी कौन सी लाइन नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है फिर 6 है तो 6.5 था तो हमने एक साइड के ऊपर लिख दिया 6.5। फिर हमने देखा जो सर्कुलर स्केल है उसकी कौन सी रीडिंग आ रही है बिल्कुल लाइन के ऊपर, तो वो आ रही है 25। तो हमने एक साइड के ऊपर 25 को भी नोट कर लिया, यहाँ पे हमने 25 भी नोट कर लिया। फिर हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूला होता है मेन स्केल की रीडिंग जो कि क्या आई थी 6.5, वो हमने यहाँ पे लिख दी, प्लस किया और सर्कुलर की रीडिंग वो क्या थी 25, तो यहाँ पे 25 आ गई और लीस्ट काउंट कितना आ रहा था 0.01, तो वो यहाँ पे लिख दिया, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाया और फिर प्लस कर दिया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अगर इनके दरमियान कोई एरर होता, एरर हम देख चुके हुए हैं, अगर आपने देखा कि जो एरर है वो नीचे आ चुका है यानी कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग नीचे आ गई है और मेन स्केल की रीडिंग ऊपर है, फिर आप सब्ट्रैक्ट करके कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए 5 है तो आप 5 को इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अगर मेन स्केल की रीडिंग ऊपर चली जाती है और वर्ड स्केल की रीडिंग नीचे आ जाएगी तो फिर आप उसको ऐड कर देंगे। ये था मेरे पास मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1.5 आर्टिकल को कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.6 मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने न्यू बुक को स्टार्ट किया हुआ है, हम आर्टिकल बाय आर्टिकल हम इसको रीड कर रहे हैं और इस आर्टिकल के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बकायदा हम उसको बनाकर आपको दिखा रहे हैं। और आपको YouTube के ऊपर पहली दफा कोई ऐसा चैनल मिलेगा जहां पे आपको बच्चों की तरह बताया जा रहा है कि आपने एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक पेपर लाइन आपने लिखनी है तो आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। आपने इस लाइन से लेकर इस लाइन तक लिखना है तो आपकी जो एग्जाम्पल है वो मुकम्मल हो जाएगी और सवाल किस किस तरह बन के आते हैं वो भी आपको बताया जा रहा है। तो टॉपिक 1.6 मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन वेट एंड मास, फिर हम पढ़ेंगे डिफाइन वेगिंग, फिर हम पढ़ेंगे राइट द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट रीडिंग इन फिजिकल बैलेंस। इन तीन चीजों को हम मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि टॉपिक 1.6 के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1.7 टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, फिर हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच। तो चलते हैं अपनी किताब की जानिब। तो टॉपिक 1.6 मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले इस पैराग्राफ में एक सवाल बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन वेट एंड मास। तो आपने आ जाना है यहाँ पे लिखा हुआ है मास इज द मेजरिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास क्या है, वो किसी भी बॉडी को मेजर करने के लिए एक मादा होता है। आपके पास एक पेज होगा, जैसे कि समझे ये मेरे पास एक पेज है, आपने दरमियान में लाइन लगानी है, यहाँ पे आपने मास के बारे में लिखना है और यहाँ पे आपने वेट के बारे में। सबसे पहले मास के बारे में जो पहला पॉइंट आपने लिखना है वो है मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन बॉडी। फिर आपने बताना है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद नोन स्टैंडर्ड मास, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्टैंडर्ड मास के जरिए हम मेजर कर सकते हैं। फिर आपने वेट के ऊपर जो पहला पॉइंट लिखना है द वेट इज द फोर्स बाय विच द बॉडी,
किसी भी वजन के ऊपर एक ऐसी फोर्स जो कि जमीन अपनी तरफ खींचती है वो वेट कहलाती है। वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस के जरिए हम वेट निकाल सकते हैं। साथ ही आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। वेट का फार्मूला आप लिखिए W इज इक्वल है mg, और मास का फार्मूला आप लिख सकते हैं M इज इक्वल है W/g। ये आप उसकी जगह लिख सकते हैं। अब आपके पास एक सवाल आ सकता है, डिफाइन वेकिंग। वेकिंग क्या है? तो आपने मास से ही स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने दोनों चीज़ों को इकट्ठा लिख देना है, तो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी वेकिंग की। नेक्स्ट मेरे पास सवाल है, राइट द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट रीडिंग इन फिजिकल बैलेंस। कि फिजिकल बैलेंस के जरिए हम रीडिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, पॉइंट नंबर 1 है, level base of the balance using leveling screw until the plumb line is exactly above the pointed mark। आपके पास यहाँ पे ये एक मेरे पास दिया हुआ है फिजिकल बैलेंस। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन दोनों का बैलेंस करना है, और यहाँ पे जो मेरे पास एक लाइन होती है, जो एक नीडल होती है, उसको आपने देखना है कि वो बिल्कुल ठीक है। टर्न द नूब सो दैट द पेन्स ऑफ द बैलेंस आर रेज अप। यहाँ से आपने पेन्स को, जैसे अपने नोब को ओपन कर देना है ताकि ये जो पेन है आपके ये रेज अप हो जाए, यानी कि ऊपर ऊपर हो जाए। इज द बीम हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटेड एट द सेंटर ऑफ द स्केल। आपने देखना है कि जो बीम थी, वो जो लाइन थी, वो बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और सेंटर इनका ठीक है। इफ नॉट टर्न द बैलेंसिंग स्क्रू ऑन द बीम सो दैट इट बिकम हॉरिजॉन्टल। अगर वो ठीक नहीं है तो आपने पहले उसे हॉरिजॉन्टल कर देना है। ये जो स्क्रू है इसको भी आपने इस्तेमाल करके इसको बिल्कुल आपने बैलेंस कर देना है। प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट ऑन द लेफ्ट पैन। आपने लेफ्ट पैन के ऊपर आपने वेट रख देना है। प्लेस द नोन वेट फ्रॉम द वेट बॉक्स इन द राइट पैन यूजिंग फोर्स अप। और दूसरे पैन के ऊपर आपने वेट बॉक्स रख देना है। एडजस्ट द वेट सो दैट पॉइंटर रिमेन्स ऑन जीरो। फिर आपने वेट को एडजस्ट करना है कि जो पॉइंटर है वो बिल्कुल जीरो के ऊपर आ रहा है, और ऑसिलेट इक्वली ऑन द बोथ साइड ऑफ जीरो ऑफ द स्केल। और आपने देखना है कि ये ओसिलेट तो नहीं कर रहा, बिल्कुल इक्वल आ चुका हुआ है और बिल्कुल जीरो वाली लाइन के ऊपर है। द टोटल स्टैंडर्ड मास इज मेजर ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पैन। तो जो भी आपने चीजें मेजर करनी है वो आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पैन के अंदर रखना होता है। ये सिंबल यहाँ तक आपने 6 पॉइंट आपने इसके लिख देने हैं। नेक्स्ट टॉपिक 1.7 है, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर पहला है यूजेस ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। उससे पहले आपके पास डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन स्टॉप वॉच। तो आप लिखे द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम का एक ऐसा हिस्सा ऑफ एन इवेंट, किसी भी प्रोग्राम का, इज मेजर बाय स्टॉप वॉच। आप स्टॉप वॉच के जरिए मेजर करते हैं, उसे हम स्टॉप वॉच कहते हैं। अगर आता है यूजेस ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, दो तरह की स्टॉप वॉच होती है, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है और एक डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। इट कंटेन्स टू नीडल, वन ऑफ द सेकंड एंड अदर ऑफ आर मिनट। इसके अंदर जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच, इसमें दो नीडल होती है, एक मिनट को शो करती है और एक सेकंड को शो करती है। द डायल इज डिवाइड यूजिंग इनटू 3 बिग डिवीजन, ईच बीइंग फर्दर डिवाइड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन। जो डायल है वो 30 बड़े डिवीजन के ऊपर डिवाइड है और एक डायल आगे बकायदा 10 स्मॉल डिवीजन के ऊपर डिवाइड है। ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ अ सेकंड। एक छोटा डिवीजन जो है वो 1/10 कहलाता है, जिसे हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। वाइल यूजिंग अ नोब, जिन्हें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अ नोब प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवीजन इज प्रेस्ड। तो इसके ऊपर जो बटन है, ये जो नोब है, इसे हम प्रेस कर देंगे। दिस रिजल्ट इज इन स्टार्टिंग फॉर द वॉच। तो क्या होगा, जो रिजल्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। द सेम नोब इज अगेन पुश टू स्टॉप इट। जिन्हें हमने इसने रोकना हो तो हम दोबारा उसी नोब को प्रेस करते हैं। आफ्टर नोटिंग द रीडिंग, फिर हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। द सेम नोब इज अगेन पास टू द ब्रिंग बैक द नीडल टू द जीरो पोजीशन। फिर हम दोबारा उस नीडल को पुश करेंगे तो वो दोबारा अपनी जीरो पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा यूजेस ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच का। और जब आपने यूजेस ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच लिखना है तो जवाब आएगा, द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम लैप्स एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। तो डिजिटल स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टार और स्टॉप के लिए एक ही बटन मिलेगा। एज सुन एज स्टार एट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन, जो ही आप उसको स्टॉप या स्टार बटन को क्लिक करेंगे, इट स्टॉप एंड इंडिकेट द टाइम इंटरवल रिकॉर्ड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट। तो जो नहीं आप उसे स्टॉप करेंगे तो आपको एक टाइम मिल जाएगा जो आपने स्टार्ट वाले बटन से शुरू किया था कोई भी इवेंट को नोट करने के लिए। रीसेट बटन रिस्टोर इट्स इनिशियली जीरो सेटिंग, उसको आप दोबारा
पुश करेंगे तो वो आपको दोबारा 0 वाली सेटिंग दे देगा। तो आप यूजेस ऑफ डिजिटल स्टॉपवॉच को यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं। जो था मेरे पास क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का आर्टिकल 1.6 और 1.7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 की फिजिक्स की न्यू बुक को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने न्यू अपलोड की है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक 1.8 को आज हमने स्टार्ट करना था, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और टॉपिक 1.9 एरर्स इन मेजरमेंट्स। इन दो टॉपिक को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहले है मेजरिंग सिलेंडर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और फिर कहाँ से लेकर कहाँ तक इनके आंसर होते हैं। बकायदा हम एक तरतीब के साथ देखते हैं। अगले दर्जे के अंदर बकायदा क्वेश्चन लैदा और उनके आंसर हम लैदा कर देंगे। सबसे पहले सवाल बनेगा डिफाइन मेजरिंग सिलेंडर, कि आपने मेजरिंग सिलेंडर को डिफाइन करना है। तो जो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, it is a cylinder made of glass or transparent plastic with the scale divided in cube centimeter or millimeter mark on it। ये एक ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल तरह का एक सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर, या तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर के निशान लगे होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है। इट इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये इस्तेमाल होता है पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए। एंड नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड, और नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड के वॉल्यूम को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर तो आपके पास सवाल आता है डिफाइन मेजरिंग सिलेंडर, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपने इसको खत्म कर देना है। नेक्स्ट मेरे पास सवाल बन के आ सकता है, हाउ टू मेजर रीडिंग ऑन मेजरिंग सिलेंडर, कि हम मेजरिंग सिलेंडर के साथ रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन ऑर्डर टू रीड से। जवाब है इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली। अगर हमने वॉल्यूम अच्छे तरीके के साथ लेना हो, द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आपने इस सिलेंडर को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखना है, यानी किसी टेबल के ऊपर, किसी मेज के ऊपर आप इसको रखना है। एंड द आई शैल बी केप्ट इन लेवल विद मेंसियस ऑफ वाटर सरफेस। तो फिर आपने अपनी आंख को उस लेवल के ऊपर रखना है। किस लेवल के ऊपर? जहाँ पे पानी की तह चल रही होती है। यानी कि जब हम एक बर्तन के अंदर पानी रखते हैं तो पानी की जो तह है वो कुछ इस तरह से बन रही होती है, कुछ ऐसे वेव्स बन रही होती है। तो आपने बकायदा अपनी आंख बिल्कुल उसके सामने रखनी है। अगर आप यहाँ पे देख सके तो यहाँ पे जो ट्यूब है, तो आपने देखी ये 20 मिलीलीटर या फिर 20 सेंटीमीटर जो सी है वो भरी हुई है। तो आपने उसके बिल्कुल सामने से आपने देखना है, ये करेक्ट है। ना के ऊपर से देखना है और ना के नीचे से आपने इसकी रीडिंग लेनी है। द मेंसियस इज द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। मेंसियस क्या होता है? वो पानी की सबसे ऊपर वाली सतह होती है। वाटर इन सिलेंडर कर्व डाउनवर्ड। अगर पानी की सतह डाउनवर्ड हो, यानी कि कुछ ऐसी बन रही हो, एंड इट सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस, तो इसे हम कनकेव सरफेस कहेंगे। ये मेरे पास एक डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन कनकेव सरफेस। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे इसको खत्म कर देना है। नेक्स्ट है द रीडिंग इज टेकन कॉरस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। और इसकी जो रीडिंग है वो इसके बिल्कुल बॉटम एज के ऊपर, यानी कि जो साइडों के ऊपर जो नंबर लगे हुए हैं वहां से हम देख सकते हैं। द मर्करी इन द सिलेंडर कर्व अपवर्ड। अगर उस पानी यानी मर्करी की सतह अपवर्ड हो, यानी कुछ ऐसे बन रही हो, तो उसे हम कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स सरफेस कहेंगे। एंड द रीडिंग इज टेकन कॉरस्पॉन्डिंग टू द टॉप एज। और उसकी जो रीडिंग होगी वो उस पानी के टॉप एज से होगी, यानी कि कुछ अगर ऐसा हो तो उसकी रीडिंग बिल्कुल ऐसे ऊपर वाली सरफेस से हम देखेंगे। द सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। और हम सिलेंडर के साथ किसी भी सॉलिड चीज का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक मेरे पास इसका आंसर है। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। जो सवाल बनेगा वो है हाउ टू मेजर रीडिंग और मेजरिंग सिलेंडर। तो आपने इन ऑर्डर से स्टार्ट करना है और एंड पे सॉलिड तक इसको कंप्लीट करना है। इसके अंदर दो डेफिनेशन बनती थी। एक है जी कनकेव सरफेस। तो अगर आपके पास कनकेव सरफेस आता है तो आपने वाटर से स्टार्ट करना है और यहाँ पे खत्म कर देना है। अगर आपके पास आता है डिफाइन कन्वेक्स सरफेस, तो आपने द मर्क्यूरी से स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसे मुकम्मल कर देना है। एक सवाल आपके पास ऐसे ही बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव सरफेस एंड कन्वेक्स सरफेस। तो आपने इन दोनों डेफिनेशनों को लिख देना है।
नेक्स्ट अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। ये हाइडिंग दी हुई है। आपके सवाल बनेगा राइट द डिस्प्लेसमेंट कैन और ओवरफ्लो कैन मेथड, कि आपने डिस्प्लेसमेंट कैन और ओवरफ्लो कैन मेथड को एक्सप्लेन करना है। जवाब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, इफ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। अगर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो अजिसाम है वो बिल्कुल फिट नहीं आते, देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ वाइड ओपनिंग इज यूज्ड। तो आप ओवरफ्लो या फिर कैन डिस्प्लेसमेंट वाले मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है अपने इस्तेमाल, प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। आपने उसे हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रख देना है। पोर वाटर इन इट अंटिल इट स्टार्ट ओवरफ्लोइंग थ्रू इट्स ओपनिंग। क्या करना है, पोर वाटर इन इट अंटिल इट स्टार्ट ओवरफ्लो। आपने तब तक पानी उसके अंदर डाल देना है जब वो क्या हो, ओवरफ्लो ना हो जाए। नो tie a piece of thread to the solid body and lower it gently into the displacement can। फिर आपने आयरन की कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई भी पीस हो सकता है, वो आयरन का भी हो सकता है या किसी और सॉलिड चीज होनी चाहिए। वो बॉडी आपने पानी के अंदर डाल देने, तो वो क्या होगी, लोअर इन जेंटली इनटू द डिस्प्लेसमेंट, तो वो पानी के बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाएगा। जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पे जस्ट पानी दिया हुआ है और यहाँ पे कोई एक चीज फेंकी है तो वो नीचे जाके बैठ गई है। द बॉडी डिस्प्लेस वाटर विच ओवरफ्लो थ्रू द साइड ओपनिंग। तो आप देखोगे साइडों से जो पानी है वो ओवरफ्लो होना लग जाएगा, यानी कि पानी जो है वो बाहर निकलने लग जाएगा। द वाटर और लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ बीकर एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड। तो आपने क्या करना है, वो जो पानी बाहर निकल रहा होगा उसको आपने एक बीकर के अंदर डाल देना है और उसका वॉल्यूम मेजर करना है। फिर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड बॉडी। तो वो जो पानी उस बीकर के अंदर आया होगा वो इक्वल होगा किसके, जो जिसम आपने पानी के अंदर डाला होगा। ये मेरे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड या फिर ओवरफ्लो मेथड। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट मेरे पास है एरर इन मेजरमेंट्स, कि आपने एरर को कैसे मेजर करना है। सबसे पहले यहाँ पे सवाल बन सकता है हाउ मेनी टाइप ऑफ एरर, कि कितने किस्म के एरर है। तो 3 किस्म के एरर है, एक है ह्यूमन एरर, फिर है सिस्टमैटिक एरर और फिर है रैंडम एरर। ये तो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है हाउ मेनी टाइप ऑफ एरर, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एरर। तो फिर आपने तीनों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं एरर होते क्या है। मेजरमेंट्स यूजिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट आर नेवर परफेक्ट। जो टूल और इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट करने के लिए किसी भी चीज की, वो परफेक्ट नहीं होते। दे इनहेरिट सम एरर, इनके अंदर कोई ना कोई एरर होता है एंड डिफरेंट फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यू, और असल वैल्यू से एक मुख्तलिफ वो रिजल्ट देंगे। द बेस्ट वी शैल डू इट्स इंश्योर दैट द एरर आर स्मॉल और एज रीजनेबल पॉसिबल। द बेस्ट वे कौन सा है, टू इंश्योर दैट द एरर एज स्मॉल। आपने वो सबसे बेहतर हल निकालना है कि एरर कम से कम हो और उसे हल करना भी पॉसिबल हो। अ साइंटिफिक मेजरमेंट, एक साइंटिफिक तरीके के मुताबिक, शुड इंडिकेट द एस्टिमेट एरर इन मेजर्ड वैल्यू। किसी भी मेजर वैल्यू के अंदर कोई ना कोई जो एस्टिमेट एरर होता है वो साइंटिफिक मेथड के साथ हम निकाल सकते हैं। उसके 3 मेथड है। वो कौन कौन से एरर हो सकते हैं, वो ह्यूमन एरर हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर हो सकता है या फिर रैंडम एरर हो सकता है। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन टाइप ऑफ एरर, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ एरर्स, फिर इनके नाम लिख देना है, फिर पहला नाम लिखना है और वो एरर अपने एक्सप्लेन कर देना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन एरर, कि इंसानी एरर कौन सा हो सकता है। दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। ये तब हो सकता है कि वो इंसान की कोई गलती हो, कि उसने एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई गलती कर दी हो। The limitation of the human perception, such as inability to perfect estimate the position of the pointer on a scale। हमारे पास जो स्केल होता है वहाँ पे लाइन लगी होती है। कहता है जो ज़्यादा महदूद इंसानी गलती हो सकती है ना, वो हम जब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमने जो स्केल रखा होता है, फर्ज करें ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, ये इसकी रीडिंग लिखी हुई लाइन लगी हुई है, तो हमने बजाय कि इस लाइन के ऊपर रखना हो हम थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, ये हमसे गलती हो सकती है। या फिर हमने यहाँ पे पॉइंटर रखना होता है तो हम उसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं या फिर नीचे रख सकते हैं, ये हमसे गलती हो सकती है। पर्सनल एरर कैन आल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। पर्सनल एरर तब भी आ सकता है कि जब फॉल्टी प्रोसीजर, जिस तरीके के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए उस तरीके के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, या फिर जिस तरीके के साथ हमने स्केल से रीडिंग लेनी थी
उस तरीके के साथ हम रीडिंग नहीं ले रहे, इससे भी हमारे पास एरर आ सकता है। द करेक्ट मेजरमेंट्स नीड टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल। करेक्ट मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं हम? हमारी आंख बिल्कुल उस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि ये एक स्केल है, ये रीडिंग लेनी थी, तो हमारी आंख बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए, ना कि हम इस तरफ से देखें और ना ही हम इस तरफ से देखें। अगर हम बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो हम अपनी रीडिंग जो है वो करेक्ट ले सकते हैं। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, अगर कोई टाइम वाला एक्सपेरिमेंट है, द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक आल्सो इफेक्ट द मेजरमेंट। जैसे कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, हमने इसको यहाँ पे लाके छोड़ना है और हमने स्टॉप वॉच को ऑन करना है। जो नहीं हम यहाँ से छोड़ेंगे इसको, तो हमने जल्दी से स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है। फिर ये अपनी नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर जाएगा, फिर ये जब दोबारा वापस आएगा तो हमने स्टॉप वॉच को रोक लेना है। तो ये जो स्टार्ट करने का और स्टॉप करने का जो ड्यूरेशन होता है, इसको बड़े ध्यान के साथ करना होता है, इससे भी हमारे पास ह्यूमन एरर गलती आ सकती है। अब नेक्स्ट कह रहा है ह्यूमन एरर कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर टेक्निक। वैसे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास एक सवाल बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि 9th क्लास के अंदर हमारे पास SLO बेस के मुताबिक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमने उसको भी सामने रखना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, हाउ टू ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस, कि हम इंसानी एरर को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो जवाब आ जाएगा, ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। ह्यूमन एरर ऐसे काम हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, टेक्निक उसकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, एंड प्रोसीजर टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट एंड अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस फॉर प्रॉपर फोकसिंग। ह्यूमन एरर इंसान की ट्रेनिंग के ऊपर, उसकी तकनीक के ऊपर, और उसने एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके के साथ हैंडल किया है। जो डिस्टर्बेंस हो रही है एनवायरमेंटल, उससे उसने इग्नोर किया है, फिर जाके उसका जो एरर है वो ठीक हो सकता है। यहाँ तक आपने जवाब लिखना है कब, जब आपके पास आए हाउ टू ह्यूमन एरर कैन आल्सो बी रिड्यूस, यहाँ से जवाब स्टार्ट होगा और यहाँ पे इसका जो जवाब है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे इज टू यूज ऑटोमेटिक और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ए ह्यूमन एरर। कहते सबसे बेहतर जो तरीका है एरर को खत्म करने का वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे एक और सवाल बन के आ सकता है, राइट द बेस्ट वे टू रिड्यूस ह्यूमन एरर। तो आपने क्या करना है, द बेस्ट वे से स्टार्ट करना है और ह्यूमन एरर तक आपने इसको खत्म कर देना है। देखिए हम आपके साथ बच्चों की तरह बता रहे हैं कि आपने सवाल को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी चैनल आपको इस तरीके के साथ नहीं बताएगा कि आप इस सवाल को यहाँ से शुरू करें, यहाँ पे खत्म करें, इसका सवाल ये बन सकता है, इसका जवाब ये बन सकता है। ये आपको इस चैनल के ऊपर पहली दफा मिलेगा कि हम आपके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह काम कर रहे हैं। तो बेटा आपका भी हक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम नेक्स्ट को मजीद बेहतर कर सकें। नेक्स्ट है मेरे पास सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली। ये इफेक्ट करते हैं तमाम रीडिंग के ऊपर, जो या पार्टिकुलरली या फिर सब ने एक साथ ली हो। इट प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंट डिफरेंट इन रीडिंग, और ये प्रोसीजर जो है वो बार बार आपको मुख्तलिफ रीडिंग देगा। इट टक्कर ये कब होता है? ड्यू टू सम डेफिनेट रूल, इसका कोई ना कोई बाकायदा एक रूल है। इट में अगर ये तब होगा जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तब जब कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर आ जाए। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपको वो इस्तेमाल करने से नहीं आ रहा, और इनकरेक्ट मार्किंग, और आप अच्छे तरीके के साथ उसकी मार्किंग नहीं कर रहे, तब ये सिस्टमैटिक एरर आएगा। The effect of this kind of error can be reduced by comparing the instrument with another which is known to be the more accurate। ये एरर तब खत्म होगा जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करें एक दूसरे के साथ, तो ताकि आप भी रीडिंग देखें क्या आती है, वो बच्चा भी रीडिंग देखे क्या आती है, फिर आपका जो एरर है वो ठीक होगा। थस अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड, फिर इसके ऊपर जो करेक्शन फैक्टर है वो अप्लाइड हो सकता है। अब आपके पास एक सवाल बनेगा, हाउ टू रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर व्हिच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट। यहाँ तक आपने इसका जवाब लिख देना है। सवाल बन जाएगा हाउ टू रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका जवाब लिख देना है। नेक्स्ट है मेरे पास रैंडम एरर। It is said to occur when repeated measurement of quantity give different value under the same condition। रैंडम एरर तब होता है जब आपने बार बार एक्सपेरिमेंट किया हो
और जो जवाब है वो डिफरेंट आ रहा हो, यानी कि एक ही आपने लिया अपरेटस लिया, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स आपने ले लिया और आपने 5 दफा रीडिंग ली तो 5 दफा वैल्यू कौन सी है वो डिफरेंट आई। इट इज ड्यू टू सम अननोन केसेस, ये बहुत ही नामालूम केसेस के अंदर विच आर अनप्रेडिक्टेबल, और जो कि हमें आइडिया नहीं होता उसके अंदर ऐसा होता है। द एक्सपेरिमेंट हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट, फिर इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं रहता। रैंडम एरर अराइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। जो रैंडम एरर है वो माहौल के असरात के ऊपर भी, माहौल की वजह से भी अचानक उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। फॉर एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर, कि जो हवा थी, जब आप सुबह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब हल्की हल्की हवा चल रही थी, साथ ही बारिश शुरू होगी, ये भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है। ह्यूमिडिटी के ऊपर होता है, वोल्टेज के ऊपर होता है। ये करंट पहले आपने बैटरी के साथ कर रहे थे तब रिजल्ट कोई और आ रहा था, जब आपने उससे मेन स्विच के साथ किया, यानी कि जो हमारे पास मेन बिजली होती है उससे किया, तब जो रिजल्ट है वो चेंज आ गया। ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस। अब यहाँ पे दोबारा सवाल बन गया हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर, तो जवाब आएगा रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मेन वैल्यू। रैंडम एरर को आपने जब रिड्यूस करना हो तो आपने एक ही एक्सपेरिमेंट से 3 या 4 दफा रीडिंग लेनी है। अगर आपने 3 दफा रीडिंग ली तो आपने तीनों रीडिंग को आपने ऐड करना है, फिर आपने 3 के ऊपर आपने उसको डिवाइड कर देना है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो एक एवरेज आंसर होगा। फॉर एग्जांपल जब आपने पहली दफा एक्सपेरिमेंट किया वो 2 आया, दूसरी दफा किया तो वो 3 आ गया, फिर आपने किया तो वो 5 आ गया, आपने तीनों को ऐड कर देना तो जवाब आ गया 10। तो 3 दफा आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो आपने 10 को 3 के ऊपर डिवाइड कर देना है, जो जवाब आएगा 3 पॉइंट कुछ समथिंग जवाब आएगा तो वो आपका एक एवरेज आंसर होगा। यहाँ तक जस्ट आपने करना है तो आपका जो रैंडम एरर है वो खत्म हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका, जो मैंने आपको बताया था हाउ मेनी टाइप ऑफ रैंडम एरर एक्सप्लेन इट, तो वो भी आपका यहाँ पे जाकर खत्म हो जाएगा। अब आपने बेटा इसको लिखना कैसे है, आपने इसको जो आपने पेपर के अंदर करना, तो आपने करना कहते हैं कैसे है वो भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आप मेजरमेंट्स यूजिंग टूल को आप लिखेंगे, फिर आप बताएंगे 3 एरर है, एक लाइन के ऊपर ह्यूमन एरर लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप सिस्टमैटिक एरर लिखेंगे और तीसरी लाइन के ऊपर आप रैंडम एरर लिखेंगे। फिर आप पहली लाइन के ऊपर यानी कि जो फोर्थ वाली लाइन है वहां पे लिखेंगे ह्यूमन एरर की हेडिंग देके और नेक्स्ट आप ये स्टार्ट कर देंगे। कहाँ तक स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ तक, आपने यहाँ तक इसको लिखना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिखना है। फिर आप एक नई हेडिंग बनाएंगे हाउ टू ह्यूमन, आप लिखेंगे ह्यूमन एरर रिड्यूस, ये एक नई हेडिंग बनाएंगे ह्यूमन एरर रिड्यूस, ये बनाएंगे हेडिंग और फिर आप इसे एंड तक इसे मुकम्मल करेंगे। फिर आपने एक नई लाइन के ऊपर सिस्टमैटिक एरर की हेडिंग बनाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपने यहाँ तक लिखना है। फिर आप हेडिंग बनाएंगे सिस्टमैटिक एरर रिड्यूस की हेडिंग बनाएंगे और फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। फिर आप रैंडम एरर की हेडिंग बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपने इसको यहाँ तक एग्जाम्पल से पहले पहले खत्म कर देना है। फिर आपने हेडिंग बनानी है रैंडम एरर रिड्यूस, तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप इसको मुकम्मल कर देंगे। उम्मीद है आपको कुछ इसका आइडिया होगा कि आपने इसको कैसे स्टार्ट करना है और आपने इसे कैसे खत्म करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने टॉपिक नंबर 1.8 और 1.9 को मुकम्मल किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी आपने इसे शेयर करना है दोस्तों के साथ भी और लाइक भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको बाकी जो लेक्चर है वो भी बारी बारी मिलते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड की 2025 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। 9th क्लास की न्यू बुक जो फिजिक्स की है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को हमने स्टार्ट किया था। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक 1.10 अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स। हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक 1.11 सिग्निफिकेंट फिगर को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर हम टॉपिक नंबर 1.12 प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी भी कंप्लीट करेंगे और टॉपिक 1.13 राउंडिंग ऑफ द डिजिट को भी कंप्लीट करेंगे। ये चारों टॉपिक हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो टॉपिक 1.1 से टॉपिक 1.9 तक आपको जो वीडियो का लिंक है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। यह मेरे पास टॉपिक 1.10 अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, ये हमारे पास एक मुकम्मल पैराग्राफ है। हम इसके अंदर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा और आपने उसका आंसर कैसे लिखना है। आपके पास सवाल बन के आएगा डिफाइन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, कि आप अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट को डिफाइन करें
और साथ में एक एग्जाम्पल भी दें। जवाब है देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर कोई भी चीज ऐसी परफेक्ट नहीं होती। वेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, इज मेयर रिस्पेक्टिंग काउंटिंग, सिर्फ नंबर के सिवा। देयर इज इनवेटेबिलिटी सम अनसर्टेनिटी अबाउट इस डिटरमाइन वैल्यू ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी पाई जाती है। दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू यूज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन। वन रीजन इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। इस अनसर्टेनिटी के अंदर बहुत ज्यादा रीजन आ सकती है, जिनमें एक जो रीजन है वो है इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाना। जैसे कि आपके पास एक स्क्रू गेज है, वो आपने तकरीबन 1 या 2 साल आपने वो इस्तेमाल किया है। अब वो इस्तेमाल इतना हो चुका हुआ है, अब उसके अंदर एरर आने के बेइंतहा चांसेस है, क्योंकि वो घस चुका हुआ है। उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बेइंतहा हो चुकी है। We know that every measuring instrument is calibrated to a certain smallest division। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को एक स्मॉलेस्ट डिवीजन वैल्यू प्रोवाइड की होती है, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ इतनी रीडिंग दे सकता है। जैसे कि वर्टिकल कैलिपर्स है वो 0.01 तक की रीडिंग दे सकता है, और जो स्क्रू गेज है वो 0.001 तक की एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। एंड दिस फैक्ट, उसका इफेक्ट क्या होता है, पुट्स अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विद कैन बी अचीव व्हाइल मेजरिंग विद इट। जो हमें वैल्यू चाहिए होती है उसके मुताबिक एक्यूरेसी हमें नहीं मिल सकती। सपोज दैट, जैसे कि फर्ज करें वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हम एक स्ट्रेट लाइन की रीडिंग लेना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स। और मीटर रूल का हम इस्तेमाल करके और उसके ऊपर जो रीडिंग मिलेगी वो हमें मिलीमीटर्स के अंदर मिलेगी। कहता है लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर मार्क्स। कहता है फर्ज करे वो जो आपने स्केल रखा और जो लाइन हमने रीड मार्क करनी थी वो 10.3 और 10.4 के दरमियान आ गई। फर्ज करे ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। यहाँ पे जो रीडिंग है वो है 10.3 और यहाँ पे जो रीडिंग है वो है 10.4, और हमने जो रीडिंग मेजर करनी थी वो ये करनी थी। और ये देखिए ये ना 10.3 के पास आ रही है ना 10.4 के, बिल्कुल दरमियान में आ चुकी हुई है। अब क्या होगा जी, कहता है बाय कन्वेंशन इफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइंस डज नॉट टच ऑन द क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन द रीडिंग इज कन्फाइंड टू द प्रीवियस डिवीजन। कहता है वो जो लाइन थी, यानी कि ये जो हमने मेजर करनी थी ये वाली लाइन, तो ये जो रीडिंग है ना इसके पास आ रही है ना इसके पास आ रही है, बल्कि और मिड में भी ये नहीं आ रही। तो ये ऊपर वाली जो रीडिंग है 10.3 के पास ज्यादा आ रही है, तो हमारे पास जो रीडिंग मेजर की जाएगी वो 10.3 सेंटीमीटर होगी। देख सकता है इन केस द एंड ऑफ द लाइन सीम्स टू बी टचिंग और हैव द क्रॉस द मिड पॉइंट। कहता है अगर वो जो लाइन है वो मिड पॉइंट से क्रॉस कर जाती है या मिड पॉइंट को टच करती है, द रीडिंग इज एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डिवीजन। तो हमें जो नेक्स्ट डिवीजन है वो हमें 10.4 मिलेगी। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से हमें क्या मिलता है, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या आ रही है, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। It is in fact equivalent to an uncertainty 0.1 centimeter equal to the least count of the instrument divided into two parts, half above and half below the recording readings। यहाँ तक मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो मेरे पास सवाल था डिफाइन अनसर्टेनिटी इन अ मेजरिंग विद एग्जांपल, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने यहाँ तक मुकम्मल करना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंथी हो गया है, तो बेटा आपने क्या करना है, आपने इसको अपने वर्डिंग के अंदर लिखना है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है इसे आप अपने लफ्ज़ों के अंदर बयान कर दे और डायग्राम बना दे, तो आपका जो आंसर है वो मुकम्मल हो जाता है। इसके अंदर आपने कोई डिटेल पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखना। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो मेरे पास सवाल मान के आ सकता है, हाउ टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ विद एग्जांपल। कि हमारे पास अगर एक स्मॉल लेंथ है तो उसके अंदर हम अनसर्टेनिटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, साथ में हमें एग्जाम्पल भी दें। तो जवाब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, द अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी रिड्यूस्ड फर्दर बाय टेकिंग मल्टीपल्स रीडिंग एंड देन फाइंडिंग एवरेज वैल्यू। अगर हमारे पास एक स्मॉल लेंथ है उसका हमें डायमीटर मालूम करना है वायर का, या फिर हमारे पास हमने टाइम इंटरवल निकालना है किसी भी चीज़ का, तो हमें क्या चाहिए, हमें मल्टीपल रीडिंग लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हम रीडिंग लेंगे उसको फिर हम ऐड करेंगे और उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल आगे उसने हमें दी हुई है,
फॉर एग्जाम्पल द एवरेज टाइम ऑफ वन oscillations of a simple pendulum is usually founded by measuring by time of 30 oscillations। कहता है फर्ज करे आपने जो एवरेज टाइम निकाला वन oscillation का सिंपल पेंडुलम का, वो मेरे पास क्या आ रहा है 30 सेकेंड। यानी कि जब आपने 3 दफा रीडिंग ली तो आपने जो पहली दफा रीडिंग ली वो 10 आ गई, दूसरी दफा आपके पास 20 आ गई, तीसरी दफा आपके पास 30 आ गई। आपने तीनों को ऐड करना है और 3 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो वो जो जवाब आएगा वो आपका एवरेज टाइम होगा। तो वो जो एवरेज टाइम होगा वो आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बिल्कुल आसान है, आपने क्या करना है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर राइट इट्स रूल। आपने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन कर देनी है और इसके रूल्स आपने बयान कर देने हैं। एक तो डेफिनेशन मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, द सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट ऑफ अ मेजरमेंट विच आर रिएबिलिटी नोन। ये भी मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आ सकती है। आप इसके अलावा ये बारे भी लिख सकते हैं और मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप ये वाली डेफिनेशन लिखें। जवाब है एनी मेजरिंग द एक्यूरेसी नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन यहाँ तक आ जाएगी। अगर हम ऊपर थोड़ा सा रीडिंग करें तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देगा। कहता है एक हमारे पास स्केल है और 2 स्टूडेंट है। जब एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली तो उसका आंसर आया 4.6, जब दूसरे स्टूडेंट ने रीडिंग ली तो उसका आंसर आ गया 4.7। अब हमें इनके दरमियान कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। दोनों स्टूडेंट को लगता है कि एक कहता है मेरी रीडिंग ठीक है, दूसरा कहता है मेरी रीडिंग ठीक है, लेकिन दोनों का जो कम से कम जो 4 वाला पॉइंट है ना वो सेम है। यानी कि स्टूडेंट एग्री ऑन डिजिट 4 बट द नेक्स्ट डिजिट इज डाउटफुल, कि जो पहला डिजिट है वो जो है ना वो कंफर्म है, वो नोन है। यही डेफिनेशन कहता है द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, कि जो डिजिट एक्यूरेट है वो, और द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट वो कहता है सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। अब रूल्स की बात करें तो रूल्स मेरे पास यहाँ से शुरू हो गए। हमने देखना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके रूल्स कौन कौन से होते हैं। कहता है अ जीरो बिटवीन 2 डिजिट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। जो जीरो है 2 डिजिट के दरमियान वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल कहता है 5.06। अब 2 डिजिट के दरमियान जीरो आ गया तो आपने बताना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि जीरो भी एक अहमियत रखेगा जब वो दरमियान में आ जाएगा। बी पॉइंट है जीरो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू नॉट सिग्निफिकेंट। अगर लेफ्ट साइड पे इस तरफ जीरो आ जाए तो वो कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.0034 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज 2। यानी कि ये इस तरफ जीरो आ गया है तो ये कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। जस्ट 3 और 4 दो सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ पे आपने 2 लिख देना है। फिर है जीरोस ऑन राइट साइड ऑफ अ डेसिमल आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर जीरो राइट साइड के ऊपर आते हैं इस तरफ तो वो एक वैल्यू रखेंगे, वो कंसीडर किए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। जैसे कि 2.40 है तो इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। फोर्थ वाला पॉइंट कहता है इफ नंबर आर रिकॉर्डेड इन सिग्निफिकेंट नोटेशन। अगर आप सिग्निफिकेंट नोटेशन के नंबर्स को देखें देन ऑल डिजिट बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। तो एक्सपोनेंट के अलावा तमाम जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे कि 3.50 ये सिग्निफिकेंट हो गए, जबकि 10 की पावर 4 है, 5 है या 6 है ये सिग्निफिकेंट नहीं हो गए। तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3। नेक्स्ट मेरे पास क्विज आए हुए है, यहाँ पे कहा जा रहा है 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ गया, तो साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऐड नहीं करना होता, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। तो पहले का आंसर आ गया 3। दूसरे में देखें तो दूसरे में सिंबल नजर आ रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फोर्थ वाले में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और 5 में देखें इस तरफ 0 है तो वो वैल्यू नहीं रखते, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। यानी कि चारों क्वेश्चन के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। सवाल बनेगा डिफाइन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी विद एग्जांपल। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। प्रिसीशन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली आर टू ईच अदर। प्रिसीशन कहता है कि आपने मेजरमेंट करनी है वैल्यू को, कि जितनी भी वैल्यू है क्या वो ग्रुप के सूरत में मौजूद है कि नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा तब आपको ये ज्यादा क्लियर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम हमें नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल दिए हुए हैं यानी कि जो मल्टीप्लाई वाले साइन है ये तीनों एक ही जगह पे लगे हुए हैं। यानी कि इसकी सादा मिसाल ले तो हमारे पास ये एक बोर्ड था,
ठीक है, आपने तीरों के साथ इसको निशानाबाजी करनी थी। जब आप निशानाबाजी आपने की तो तीनों जो पॉइंट्स है यानी कि तीनों तीर आपके एक ही जगह पे जाके मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर प्रिसीशन काफी पाई जाती है। यानी कि अगर वो एरो तीनों एक ही जगह पे जाकर लगते हैं तो उसके अंदर प्रिसीशन पाई जाएगी। अगर वो तीनों एक ही जगह पे नहीं लगते लेकिन कम से कम एक जो पॉइंट है वो सेंटर के पास आ जाता है, जैसे कि आपको ये दूसरी डायग्राम के अंदर नजर भी आएगा कि कम से कम जो एक पॉइंट है वो सेंटर के बिल्कुल पास आ चुका हुआ है, तो मीन्स के इसके अंदर प्रिसीशन नहीं है लेकिन इसके अंदर एक्यूरेसी पाई जाती है। और अगर तीनों तीर मेन पॉइंट के जाग के ऊपर लग जाते हैं तो इसका मतलब है उनके अंदर एक्यूरेसी भी पाई जाती है और प्रिसीशन भी पाई जाती है। सिर्फ आपने ये फर्क याद रखना है और इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही चीज बताई जा रही है। आपने क्या करना है, प्रिसीशन से आपने स्टार्ट करना है और आपने इसको एक्यूरेसी तक लिखना है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना, वो सारा आपने छोड़ देना है। तो आपने जस्ट इनकी रीडिंग कर लेनी है तो आपको बिल्कुल क्लियर सारा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास टेबल 1.7 आ गया हुआ है। ये मेरे पास सिंपल एमसीक्यूज है, यूजेस और एक्यूरेसी है। एटॉमिक क्लॉक का यूज और एक्यूरेसी आपने बताना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है और साथ में आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। सवाल आपसे बन के आ सकता है यूजेस एटॉमिक क्लॉक एंड एक्यूरेसी, तो आपने बताना है मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। जो एटॉमिक क्लॉक है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही कम टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एक्यूरेसी क्या होती है, 10 सेकंड तक की वैल्यू को मेजर करने के लिए काम आता है। और डिजिटल स्टॉपवॉच ये शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट एंड सेकंड इन एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.01 सेकंड। एनालॉग स्टॉपवॉच की बात करें तो ये इसमें जो एक्यूरेसी पाई जाती है वो प्लस माइनस 0.1 सेकंड है। ऐसे मेरे पास ट्रिगर किया है, वॉच किया है, पेंडुलम की और रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक 1.13 की तो यहाँ पे आ जाएगा राउंडिंग ऑफ द डिजिट। सवाल बनेगा डिफाइन राउंडिंग ऑफ द डिजिट विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्या आपने डिफाइन करना है राउंडिंग ऑफ द डिजिट को और साथ में एग्जांपल भी देनी है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे व्हेन राउंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डू टू सी द नियरेस्ट वैल्यू। जब आपने किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर तो आपने करीब तरीन वैल्यू को देखना है। इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर आखिरी जो नंबर है वो 5 से बड़ा है या फिर 5 है, द रिटेन डिजिट इज इंक्रीज, तो पीछे वाला जो डिजिट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 1। एंड इफ द लेस देन 5, और अगर 5 से छोटा होगा तो रिटेन सच एज, तो वो ही पोजीशन रहेगी। एग्जांपल में देता है, कहता है आपके पास ये एक रकम है 2.512 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। आपने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए 2.5 है तो 5 लिखने से पहले आप नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो आपने एक इसमें ऐड कर देना था, तो नेक्स्ट वो 1 है तो ये आ जाएगा 2.5 ही। तो एग्जांपल नंबर 2 है राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है 3.4567। आपने इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है तो आपने 3.4 2 सिग्निफिकेंट सेम एज इट इज लिख दिए और थर्ड वाले लिखने से पहले आपने फोर्थ वाला देखा कि वो 5 है या 5 से बड़ा है तो एक आपने इस तरफ ऐड कर देना था। तो ये 6 है, 6 में से एक में हमने 5 में ऐड कर दिया तो 5 हो जाएगा 6, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है डिफाइन राउंडिंग ऑफ द डिजिट विद आर्बिट्रेरी रूल। आपने डिफाइन दोबारा करना है राउंडिंग ऑफ को और आपने इस दफा आर्बिट्रेरी रूल लिखना है। तो डेफिनेशन आपकी दोबारा वही शुरू से यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक आ जाएगी और जो इसकी एग्जांपल होगी वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इफ द नंबर बिफोर द 5 इज ऑड, अगर आपके पास नंबर 5 से पहले एक ऑड आ जाएगा, 1 इज एड टू द लास्ट डिजिट रिटेन, और अगर 5 से पहले इवन आ जाए तो द इट रिमेन्स द सेम, तो वो दोबारा वही बन जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है 4.45। अब आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ करना है तो देखिए जवाब आ गया 4.4, क्योंकि 4 के बाद 5 एक बड़ा डिजिट है तो एक इसमें ऐड होना चाहिए था राउंड ऑफ तरीके के मुताबिक, लेकिन आर्बिट्रेरी रूल कहता है कि यहाँ पे 8 नंबर आ चुका हुआ है तो ये सेम एज इट इज लिखेगा क्योंकि 4 एक इवन नंबर है पहले। और अगर दूसरे पॉइंट को देखिए तो यहाँ पे 4.55 है। अब यहाँ पे भी 4 पॉइंट क्या होना चाहिए था 6, क्योंकि पीछे 5 है, ये 6 इसलिए हो गया क्योंकि आगे भी मेरे पास एक ऑड नंबर है। अगर आगे इवन नंबर आ जाता तो वो ऐड नहीं होना था। ये था मेरे पास इसका आंसर। नेक्स्ट डू यू नो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैन मेजर टाइम इंटरवल्स एज शॉर्ट एज 1/10,000 ऑफ अ सेकंड।
ये मेरे पास इसका एमसीक्यूज आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो टाइमर है वो कितने शॉर्ट इंटरवल तक रीडिंग ले सकता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 10,000 तक की वो रीडिंग ले सकता है। ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है आज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा आपने लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि मजीद हम ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।